गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर शो ऑफ लाइव वीडियोस जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, आपके मतलब से जुड़ी हुई बातें, वो सभी बातें जो जानना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हम संक्षेप में आपको विश्लेषणपूर्ण जानकारी देते हैं और कई सारे लेटेस्ट मुद्दों पे बातचीत करते हैं और आपकी बुद्धिमत्ता का थोड़ा सा और विकास करने की बात करते हैं। आज का मुद्दा शुरू करते हैं सुशांत सिंह के केस से। हम शुरू करते हैं सुशांत सिंह के केस में एनसीबी की लगातार जांच चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक एनसीबी ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। 23 लोग गिरफ्तार है, जिसमें धर्मा प्रोडक्शन के बहुत अहम क्षितिज रवि प्रसाद और जयेश मधोक को भी गिरफ्तार किया गया है। जयेश मधोक मेरे ख्याल से धर्मा प्रोडक्शन में काम नहीं करते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंटरनली ड्रग रैकेट से लिंक्ड है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, सामने निकल के बात आ रही है अर्जुन रामपाल, जी हाँ, जो क्षितिज प्रसाद ने 3 लोगों की बात कही थी जो दीपिका के साथ में 3 सुपरस्टार्स ने काम किया है। 3 सुपरस्टार्स जिन्होंने दीपिका के साथ काम किया है, उसमें से एक का नाम अर्जुन रामपाल था और अब एनसीबी ने उसी अर्जुन रामपाल नाम के सुपरस्टार के साले को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चरस और कई सारी ड्रग्स वाली दवाइयां उसके पास में मिली है, जिसका नाम एगिज लॉस है। तो एगिज लॉस जो है वो अर्जुन रामपाल का साला है और वो साउथ इंडियन नेशनलिटी को बिलोंग करता है, मतलब वो इंडिया का नहीं है। एगिज लॉस जो है वो साउथ इंडियन नागरिक है। तो साउथ इंडियन नागरिक इंडिया में किस रूल से रह रहा है, साउथ इंडियन नागरिक यहाँ पे किस पासपोर्ट के तहत आया हुआ है, इसकी भी जांच पुलिस करेगी। एनसीबी इसकी भी जांच करने वाली है। एगिज लॉस जो है इसके बॉलीवुड में बहुत ज्यादा इंटरनली कनेक्टेड है ये एगिज लॉस। और आपको तो पता है कि बॉलीवुड बिना किसी जान पहचान के व्यक्ति को फड़कने तक नहीं देता है, थोड़ा सा भी भाव नहीं देता। अगर आपका बॉलीवुड में इंटरनली कनेक्शन नहीं है और अगर आप बॉलीवुड में इंटरनली आप जानते नहीं हो, आपकी जान पहचान नहीं है, तो आपको कोई भाव नहीं मिलेगा और आपको जो है भाव नहीं दिया जाएगा बॉलीवुड की तरफ से। लेकिन एगिज लॉस को इस तरह से भाव दिया गया और ये एक ड्रग ट्रेडिंग एक तरह से कर रहा है एगिज लॉस, ऐसी बात सामने निकल के आ रही है। क्षितिज प्रसाद जो एनसीबी के शिकंजे में है, जिसको एनसीबी ने 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार कर लिया था, क्षितिज प्रसाद ने सारी पोल पट्टी धीरे धीरे खोल दी है। अब क्षितिज प्रसाद ये कह रहे हैं कि एगिज लॉस जो गेब्रीला नाम बताया जाता है लेडी का, जो अर्जुन रामपाल की अभी लेटेस्ट में गर्लफ्रेंड है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी, बॉलीवुड वालों की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स और बहुत सारी बीवियां होती हैं और कहीं ना कहीं जाके ये बीवियां और गर्लफ्रेंड बनाने की एक मिशन पर रहते हैं, एक आंदोलन पे होते हैं। गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स बनाने के बहुत ज़्यादा आंदोलन यहाँ पर चलते हैं। किसी की 2 गर्लफ्रेंड है तो अगला उससे कंपटीशन करके 3 गर्लफ्रेंड बनाता है। किसी की 2 वाइफ है तो अगला कंपटीशन में 3 वाइफ बनाता है। या किसी मिडिल क्लास तो बॉलीवुड में कोई नहीं, मिडिल एज वाली लेडी से संबंध बना लेता है। किसी की 2 गर्लफ्रेंड या 2 वाइफ हो तो तीसरा जो है शादी कर लेता है, कहीं जाकर बड़े से डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेता है। तो इस तरह की जो है बॉलीवुड में नाटक नौटंकी चलती रहती है। लेकिन एक गैब्रिला नाम की जो लेडी है, ये वही लेडी है जिसके चक्कर में अर्जुन रामपाल ने अपनी वाइफ नेहा क्या नाम है उसका, अच्छा ही कुछ नाम है, नेहा सुपर मॉडल थी, तो नेहा को उन्होंने डाइवर्स दे दिया था 2 साल पहले। और नेहा जैसिका नाम था शायद उसका, नेहा जैसिया नाम था। तो नेहा जैसिया को इन्होंने, सुपर मॉडल थी, इसको तलाक दे दिया अर्जुन रामपाल ने। तब से गैब्रिला के साथ में है और गैब्रिला का ही भाई ये पकड़ा गया है जिसका नाम है एगिज लॉस। तो ये है एक लेटेस्ट अपडेट सुशांत सिंह केस में जो एनसीबी की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे एनसीबी जो है बड़े बड़े मगरमच्छों को धर दबोचने वाली है, जो ड्रग के शिकार हैं और ड्रग बहुतायत से पाया जाता है। कहते हैं यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के साथ में वर्क पाने की टेंशन के साथ में बहुत सारी टेंशन स्टार्स के पीछे लगी रहती है, क्योंकि इतनी सारी टेंशन जो स्टार्स के पीछे लगी रहती है, तो स्टार्स के लिए ड्रग्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है बॉलीवुड में। बॉलीवुड इसको बड़ा कूल लेता है, जिस तरह से दीपिका ने बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि यस, हमने बात की थी, मगर हमने सिगरेट के बारे में बात की थी और हम पिज़्ज़ा जो है बोलते हैं दुबले पतले लड़के को, क्विकी और मैरिज भी, इस तरह के कोड वर्ड्स के बहाने वो अपने उस
हैश है ना वाले या माल है ना वाले स्टेटमेंट से बच निकली है, जहां पर कंगना ने भी कहा था कि वो एक समय ड्रग की गुलाम थी। जी हाँ, आपको पता ही है, अगर आपके यहाँ पर बच्चे होंगे या आपके फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे तो आप ज़रूर बताइए कि ड्रग आपको गुलाम बना देता है। तो आपको गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बॉस बनने की ज़रूरत है। तो इसी तरह के आप मादक पदार्थों का सेवन ना करें, और इस तरह से ड्रग्स का सेवन तो कम से कम आप ना करिए। शराब और सिगरेट एक अपनी जगह है, लेकिन कम से कम अपने आसपास में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को और यंग बच्चों को, कॉलेज गोइंग बच्चे अगर आपके घर में, तो उनको समझाइए कि ड्रग का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। और खतरनाक तो खतरनाक, उसके लिए फिर आपको बॉलीवुड में जाकर किस्मत आजमानी पड़ेगी, ड्रग ले लेकर आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बॉलीवुड के अलावा किसी और प्रोफेशन में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव और विजिलेंट होने की आवश्यकता है। जितना आप विजिलेंट रहेंगे उतने ज़्यादा आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन अगर आप विजिलेंट नहीं है, आप मादक पदार्थों का सेवन करके सिर्फ एक्टिंग करने में विश्वास रखते हैं, तब तो आपको बॉलीवुड और ड्रग कम्युनिटी जो है, बॉलीवुड फ्रेटर्निटी जिसको हम कहते हैं, वो आपको ज़्यादा सूट करेगी। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन एक कहावत है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो वैसे ही अब बकरे की अम्मा ने खैर मनाना बंद कर दिया। बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है, जो रिया चक्रवर्ती की रिहाई पे एक्चुअली बहुत खुश थी कि वाह वाह वाह, रिया चक्रवर्ती जो है वो रिलीज हो गई। रिया चक्रवर्ती ने जो है वो 27A लगा था उसके ऊपर, लेकिन वो ड्रग सप्लायर नहीं निकली, किसी ड्रग सिंडिकेट से उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं निकला, तो रिया जो है रिलीज हो गई। और जिसके लिए बहुत सारी ड्रग एडिक्ट एक्ट्रेसेस ने और बहुत सारे एक्टर्स ने बड़ी खुशी जताई रिया को एक मासूम इनोसेंट सी बच्ची बताकर, मासूम इनोसेंट लड़की बताकर लोगों ने बड़ी सिंपैथी गेन करवाई रिया को। और बड़े बड़े इंडिपेंडेंट मीडिया वाले और फ्रेंडली फ्री माइंडेड मीडिया वाले जो चैनल्स है, जो बहुत ही कूल है, बहुत ही स्टाइलिश चैनल्स है, टीवी चैनल्स जो स्टाइल मार मार के आपको बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर देते हैं और आपको एकदम चपेट में जकड़ के रखते हैं, उन चैनलों ने बताया कि बेचारी रिया, उसके साथ कितना बुरा हुआ है और विच हंटिंग है और ये है और फलाना है और ठिकाना है और औरत होने की वजह से उसको भुगतना पड़ रहा है। ये हालांकि आप जान सकते हैं कि जिस औरत का भाई, मतलब सोविक चक्रवर्ती उसका नाम है, सोविक चक्रवर्ती जब जेल में ड्रग सिंडिकेट के कनेक्शन में अंदर बंद है, तो उस लड़की को क्या आप इनोसेंट बोल सकते हैं? कल को अगर आपका भाई या मेरा भाई ड्रग कनेक्शन में मेरे साथ काम करता हो और ड्रग कनेक्शन में जेल के अंदर हो, तो क्या आप और मैं, हम लोगों में से कोई भी मासूम कहलाने लायक रहेगा? खासकर तब जब ड्रग की तस्करी हो रही हो, ड्रग को यूज करने के अलावा जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, सुशांत को दिया जा रहा है, पार्टीज में दिया जा रहा है। मैंने तो सुना है एक पुरानी एक्ट्रेस जो जमाई राजा में अनिल कपूर की बहन बनी थी, शायद उसका नाम मुझे पता नहीं है, जमाई राजा पिक्चर में बताते हैं कि वो अनिल कपूर की बहन का उसने रोल अदा किया था। उस एक्ट्रेस ने एज एन आई कैंडी मतलब जो बहुत खूबसूरत लगने वाली लड़कियां होती हैं, उनको पार्टीज में ले जाके उनको सेक्सुअली उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है इन द सेंस कि जिस किसी को वो पसंद आती है वो इंसान उसके साथ में रह सकता है या जो कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है। इस तरह से आई कैंडी बन के रिया चक्रवर्ती जो है जाया करती थी किसी जमाने में। उसी वो जमाई राजा की जो एक्ट्रेस है, जमाई, बहुत सारे सीरियलों में ये कहते हैं वो महिला, मैं तो सीरियल देखती नहीं हूँ, लेकिन वो जमाई राजा की जो एक्ट्रेस है जो अनिल कपूर की बहन बनी थी, वही एक्ट्रेस है जिससे रिया मिली। फिर रिया जो है ड्रग के चक्रव्यूह में चलती गई। उसके बाद रिया जो है वो आई कैंडी बनी, पार्टियों की शान बनी, आन बान शान बनी मुंबई की पार्टियों में जो है ड्रग सप्लाई का काम शुरू कर दिया। साथ में सोविक चक्रवर्ती भी आ गया। सोविक चक्रवर्ती के इतने सारे कनेक्शंस हैं, दुनिया भर के ड्रग वाले जो सिंडिकेट है, ड्रग के जो डीलर्स हैं, सिंडिकेट का मतलब जो डीलर्स का ग्रुप है, उनके साथ में सोविक के कनेक्शन से। तो क्या रिया को बॉलीवुड इनोसेंट कह रहा है? तो क्या ये आपको लॉजिकल लगता है किसी भी भाई बहन का आपस में काम करना और फिर उसमें से एक को जो है एनसीबी जो है हिरासत में लेके उसको अरेस्ट कर लेती है और फिर उसकी जमानत जो है रद्द हो जाती है? उसके बावजूद भी बॉलीवुड जो है अपनी शान और शौकत के चलते रिया को बड़ा खुश हो रहा था, रिया को इनोसेंट कह रहा था, विच हंटिंग कह रहा था कि विच हंटिंग की गई है। रिया की मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया, औरत होने की वजह से उसका फ़ायदा उठाया गया। औरत होने की वजह से रिया को जो है जेल हुई है, रिया को जेल नहीं होनी चाहिए थी। और रिया जो है एक ड्रगिस्ट के प्यार में होने की उसको सज़ा मिल रही है और तमाम दुनिया भर की बातें की। सुशांत सिंह जो है एक ड्रगिस्ट था, उसके प्यार में
मरने की सजा रिया जो है जेल की काल कोठरी में भुगत के आई है, जहाँ पर मच्छर काट रहे थे, जहाँ पर बताते हैं पंखा नहीं था, मच्छर काट रहे थे, खाना नहीं था, हालत बद से बदतर थी। खैर, और आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सारी राम कहानी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। राम कहानी बहुत बड़ी है और खतरनाक राम कहानियाँ हैं। बॉलीवुड की राम कहानियाँ महाभारतों से भी बड़ी है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि पता नहीं इनको प्रोड्यूसर्स कहाँ से मिल जाते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को तो एक बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोड्यूसर नहीं मिलता है जो एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर ले। इनको पता नहीं बड़ी बड़ी फिल्में 400-400 करोड़ की फिल्में फ्लॉप करवाने के लिए इनको प्रोड्यूसर मिल जाते हैं। खैर, अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बताया जाता है कि ये क्षितिज प्रसाद और ये जयेश मधोक जो है ये बड़े राजदार है और एक एनसीबी के लिए एक तरह से अब जो नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए मगरमच्छ आ रहे हैं एनसीबी के लिए, ये बड़े डायनामाइट साबित हो सकते हैं। एनसीबी के लिए बड़े हुकुम के इक्के साबित हो सकते हैं, क्योंकि यही बताएंगे असली में कि कहाँ पर ड्रग सप्लाई होती है, कहाँ पर ड्रग कंज्यूम होती है, कौन सी पार्टी होती है, कहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चलता है, कहाँ पर किसको जाके सोना पड़ता है, कहाँ से कौन उठकर आता है, एंड ब्ला 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 ब्ला, मतलब 10,000 अदर थिंग्स वुड बी नोन बाय ऑल ऑफ अस। और हम वेट कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से। खैर, हमारे देश में और भी समस्याएं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्योंकि बातचीत करना अच्छा लगता है, बहुत लोगों ने मुझसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि मैं बात करूं, सो ऑन पब्लिक डिमांड मुझे बात करनी पड़ रही है। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि क्या अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड भी गैब्रिएला जो है इस नेक्सस में शामिल है? क्या वो भी ड्रग का बिजनेस करती है, ड्रग सप्लायर है? बताया जाता है कि अर्जुन रामपाल अपने घर में ड्रग रखते हैं, किसी भी टाइम जाके कोई भी उनके फ्रेंड उनसे ड्रग ले सकते हैं, कोई भी उनके फ्रेंड जो है ड्रग किसी भी समय रात को 4 बजे 4 AM फ्रेंड नॉक करते हैं। इसीलिए बहुत सारी फिल्मों में वो जहाँ सुपरस्टार्स होते हैं उनके अपोजिट उनको कंसिडर करके विलन बना दिया जाता है। बड़ी बड़ी फिल्मों में हाई क्लास विलन का रोल ये कर लेते हैं और ये मतलब बताया जाता है कि काफ़ी हाई क्लास कनेक्शन अर्जुन रामपाल के इसी वजह से हुए हैं। फिर उन्होंने अपनी वाइफ नेहा जैसिया को तलाक दे दिया, फिर गैब्रिएला आई और गैब्रिएला का भी देखना जाए किस कानून के तहत इंडिया में रह रही है, साउथ इंडियन होने के बावजूद किस कानून के तहत या किस वीज़ा के तहत इंडिया में रह रही है, क्या ये ड्रग का बिजनेस कर रही है, कौन सा बिजनेस कर रही है, ये भी देखने वाली बात होगी और ये हम ज़रूर देखेंगे आगे आने वाले दिनों में। आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो का उद्देश्य जो है एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण करना है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट मुद्दों पे बातचीत करते हैं और आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को बुद्धिजीवी ज़रूर बनाना चाहेंगे या आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इन मुद्दों को ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, आपका नाम शेयरर लिस्ट में आएगा और हमारी टीम आपको थैंक यू बोलने से नहीं चूकेगी। सो आप ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं कि जो ये सब सारी जो ये अनपढ़ लोग हैं बॉलीवुड के, इनको तो कानून की समझ तक नहीं है। पिछले साल जो करण जौहर के घर की 2019 की जो पार्टी का वीडियो जारी हुआ था उसको लेकर भी एनसीबी जांच कर रही है। अभी एनसीबी सबूत जमा करने में लगी। जैसे ही एनसीबी के पास में सबूत अरेंज हो जाते हैं, बताया जाता है SR और एस की उम्र 56 साल है, मतलब वो शाहरुख खान है, R मतलब रणवीर सिंह 38 साल उम्र है और A मतलब अर्जुन रामपाल 48 साल उम्र है। तो इस तरह के कुछ कोडवर्ड में एनसीबी के कुछ अधिकारियों ने नाम ना रिलीज होने के उससे कोडवर्ड में बातचीत की थी, क्योंकि बड़े भारी सुपरस्टार्स है, आप सभी ने इनकी फिल्में देखी है, हम सभी ने इनकी फिल्में देखी है और इनका नाम कहीं पर भी लिया जाना जो है खतरे से खाली नहीं है। अगर इनके नाम कहीं लिए जाएंगे तो फैंस जो है बहुत बुरी तरह नाराज हो जाएंगे, जिनको DDLJ पसंद है। मैं आपको बता दूं आज DDLJ के 25 साल पूरे हो गए हैं और DDLJ के 25 साल पूरे होने की वजह से इंडिया में ही नहीं लंदन में भी लेसिस्टर स्क्वायर में शाहरुख और काजोल के फोटो लगेंगे और हाई क्लास सेलिब्रेशन होने वाला है लेसिस्टर स्क्वायर में। और बताया जाता है कि काफ़ी धूमधाम से इंडिया में भी इसका शोर शराबे के साथ में प्रमोशन किया जाएगा। खैर, यशराज फिल्म्स तो प्रमोशन करने में मास्टर है, लेकिन जो ये गैब्रिएला का भाई है उसका कनेक्शन कैसे बॉलीवुड से हुआ? गैब्रिएला का भाई एजिज लॉस का कनेक्शन बॉलीवुड में कैसे हुआ? एजिज लॉस कैसे बॉलीवुड में एंट्री कर गया? क्योंकि बॉलीवुड वाले ऐसे तो किसी को भाव देते नहीं है। आप और हम जाएंगे या कोई भी आउटसाइडर जाएगा तो उसको भाव तक नहीं देंगे, चपरासी समझ के 2 मिनट में गेट आउट कर देंगे। तो ऐसा इस तरह के रवैये वाली बॉलीवुड में गैब्रिएला और उसका भाई कैसे ड्रग का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। या किसने इंट्रोड्यूस करवाया या कहीं
अर्जुन रामपाल खुद तो ऐसा इस नेक्सस में शामिल नहीं है, ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है। ये काफ़ी दिलचस्प तो नहीं बोल सकते, काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात होगी उन लोगों के लिए, और हमें भी ये बात माननी चाहिए, काफ़ी अनफॉर्चुनेट होगी। और आप सभी लोगों के लिए लेसन होगा ये कि किस तरह से ड्रग्स या किसी भी तरह के मादक पदार्थों का सेवन करना आपकी इमेज के लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी खुद की ज़िंदगी के लिए सबसे पहले हानिकारक हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे पहले जो है डेंजरस साबित हो सकता है, एक स्टिग्मा साबित हो सकता है, और आप भी इस तरह से डेफेमेशन के शिकार बन सकते हैं। चाहे आप कितनी भी ऊंचाइयों पे हो आपके करियर की, आपको भी इस तरह के डेफेमेशन का शिकार होना पड़ सकता है। तो खैर ये तो बातें हैं। उसके बाद में एक और बात सामने आई, मुकेश छाबड़ा जो सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है, कहा जाता है कि मुकेश छाबड़ा की जो है आईज बड़ी चूज़ी है, और वो चूज़ कर लेते हैं कौन अच्छा एक्टर है, और उनको बड़ा एक्सपीरियंस है। एक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स की किस्मत उन्होंने चमकाई है, और एक्टर्स की किस्मत चमकाने का उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और बॉलीवुड के बड़े वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स है, और टॉप मोस्ट भी बोल सकते हैं उनको कास्टिंग डायरेक्टर्स है। खैर, लेकिन बताया जाता है कि मुकेश छाबड़ा भी एक ही हाथ में ग्लव्स पहन के सुशांत की डेथ के समय उनके घर के बाहर पाए गए थे, वो भी कैमरा में कैप्चर्ड हो चुके हैं, कैमरा रिकॉर्ड्स में कैप्चर्ड हैं, और बताया जाता है संदीप सिंह के साथ थे। ये वही संदीप सिंह है जो बार बार अलग अलग चैनल्स पे आके जो बकवास चलती है चैनल्स पे, आपको पता है चैं 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 जो चलती है दिन भर चैनल्स पे, उन किसी चैनल्स में आके लगातार अपने बयान से बदल रहा है। कभी आज तक पे आता है तो कहता है कि मेरे को फ़ोन आया, उसके बाद कहीं रिपब्लिक पे आता है बताता है कि मैंने फ़ोन किया किसी शख्स को, तो उसके बाद मैं गया, फिर कह रहा था कि मुझे जाने नहीं दिया गया, फिर बोलता है कि मैंने लाश को उतारा, फिर ग्रीन कुर्ते से सुशांत की लाश को नीचे उतारा। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर्स ने सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई, डॉक्टर्स ने बताया है कि सुशांत सिंह की जो आंख एक तरह से खुली हुई थी, उनकी जो डेड बॉडी की जो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसको काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई थी, जिसको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि इस तरह से एक हमारा एक्टर जिसकी डेथ हो गई है इस तरह से, उसको हम किस तरह से उसकी मौत के बाद में उसकी फोटोज़ को वायरल किया जा रहा है। उनकी एक आंख जो है खुली हुई थी इस तरह से। तो बताया जाता है कि ऐसा सिर्फ एंटीमॉर्टम इंजरीज में होता है। एंटीमॉर्टम इंजरीज मतलब मौत के पहले वाली इंजरीज में से आंख खुली हुई रह जाती है। पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद में अगर उनके साथ कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो उसमें किसी तरह की इंजरीज नहीं होती है, उनमें आँख खुला रहने का सवाल नहीं है। तो खैर सीबीआई इस मैटर में जांच कर रही है, और ये अगर वास्तव में उनका कत्ल हुआ है या अबैटमेंट टू सुसाइड, अगर सुसाइड के लिए उनको उकसाया गया है, तो उस पर्टिकुलर बंदे या बंदी को सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिसका हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और भी बातें डिस्कस करने के लिए, हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बातें आप लोगों को इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं लगेगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन दिल बेचारा के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो मुकेश छाबड़ा है, वो भी अब शक की घेरे में आ गए हैं, क्योंकि उनका भी फ़ोटो आया है। और बॉलीवुड के इन लोगों को पता नहीं है, एक मिस्ट्री गर्ल भी बीच में आई थी एक ग्लव्स पहन के। कोरोना है, अगर ग्लव्स पहना है तो दोनों हाथों में ग्लव्स पहने जाते हैं, और जहाँ पे क्राइम हुआ है, क्राइम सीन पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं, चाहे वो मुकेश छाबड़ा से भी बड़ा कोई कास्टिंग डायरेक्टर हो या कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, वो भी क्राइम सीन में नहीं जाता। ये शायद इन लोगों को पता नहीं, जहाँ पर क्राइम हुआ है, जहाँ पर सुसाइड हुआ है, जहाँ पे मर्डर हुआ है, वहाँ पर नहीं जाया जाता। शायद इन लोगों को इस बारे में आइडियाज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि एक ही हाथ में ग्लव्स पहना था, कोरोना की वजह से दोनों हाथ में ग्लव्स पहनना चाहिए, और फिर वहाँ अंदर क्या एक हाथ में ग्लव्स पहन के सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी, इस पर भी सस्पेशन बना हुआ है, और ये लोग क्राइम सस्पेक्ट्स के घेरे में आ रहे हैं, क्राइम सस्पेक्ट्स बने हुए हैं। आगे बात करते हैं, LIC की एक जीवन शांति पॉलिसी थी कोरोना में, जब हमारे मोदी जी ने पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया, उद्योग धंधे ठप बैठ गए हैं, काफ़ी सारी कॉर्पोरेट कंपनीज ठप बैठ गई है, तो LIC की जो जीवन शांति पॉलिसी थी वो बंद हो पड़ी है, बंद हो रही है आज से, क्योंकि LIC की जो जीवन शांति पॉलिसी है वो प्रॉफिट्स नहीं दे पा रही है। इसलिए जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी कस्टमर्स है, वो अपने पैसे निकाल सकते हैं। LIC का आज ऐसा अनाउंसमेंट आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार, जो केजरीवाल सरकार है, दिल्ली की राज्य सरकार जो केजरीवाल सरकार है, वो हैदराबाद में फ्लड के आने के बाद में तेलंगाना को आर्थिक मदद दे रही है। 15 करोड़ की आर्थिक मदद
केजरीवाल साहब ने बताई कि वो 15 करोड़ की आर्थिक मदद तेलंगाना को देना चाहते हैं। उसके बाद में कर्नाटक के सीएम से नाराज काफ़ी सारे नेता हैं जिन्होंने मोदी जी को कंप्लेन की है। जो येदुरप्पा जी है उनसे सारे हालांकि आसाम में भी मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, आसाम में भी सेम चीज़ हो रही है, लेकिन येदुरप्पा जी से काफ़ी सारे बीजेपी नेता जो नाराज़ है, वरिष्ठ नेता बीजेपी के नाराज़ है और येदुरप्पा जी को अपने सीएम कर्नाटक के सीएम पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ सकता है, हटना पड़ सकता है। ऐसा बासन पियतनाल गोड़ा जो करके बासन गोड़ा करके एक मंत्री है, उनका दावा है बासन गोड़ा जी का। उन्होंने बताया है कि येदुरप्पा जी से वरिष्ठ नेता बीजेपी के कर्नाटक विधानसभा में खुश नहीं हैं और उनको हटाना चाहते हैं। और मोदी जी ने भी इस बारे में सीएम बदलने के बारे में अपना आश्वासन दिया कि ठीक है, हम येदुरप्पा जी को बदल के एक दूसरा सीएम कर्नाटक को देंगे। असम में भी सेम चीज़ चल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारी सेना ने जोरदार सफाई अभियान चलाया है और ज़बरदस्त सफाई अभियान के चलते पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान जो है वो परेशान हो रहा है इस तरह से देखिए कि सेना के नए नए अभियान कैसे चल रहे हैं और पाकिस्तान जो इतना सक्षम नहीं है। और जनरल बाजवा ने इस तरह के अनाउंसमेंट्स किए हैं पिछले कुछ दिनों में और बताया जाता है कि लश्कर जैश और हिजबुल को इसकी जिम्मेदारी दी हुई है और पाकिस्तान बुरी तरह से इस बार हमसे डरा हुआ है। चलो किसी से तो पाकिस्तान डरा, ये बहुत खुशी की बात है। तो जनरल बाजवा ने लश्कर जैश और हिजबुल को अब की बार जिम्मेदारी दी है और इस बार जो है कश्मीर के बारे में सोचना पाकिस्तान शायद बंद कर देगा। अब सबसे ज़्यादा इजरायली पैसेंजर प्लेन के बाजू से एक रूसी विमान जो लड़ाकू विमान है रूसी जो हमारे पास भी है सुखोई गुजरा और जिससे इजरायली पैसेंजर्स काफ़ी परेशान हो गए। इसके पहले भी जो रूसी सुखोई विमान है वो अमेरिका के B-52 बॉम्बर के साइड से गुजरा था, जिससे काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट मची थी लोगों में, अमेरिका के लोगों में भी। इस बार भी सेम चीज़ हुई है और इस बार भी वे विमान गुजरा है। खैर बताया जाता है खतरे की कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही रूसी विमान जो सुखोई है, हमारे पास भी है सुखोई 20 हमारे पास में, शायद सुखोई जो है इजराइल के पैसेंजर विमान के बगल से गुजरा था। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वाड्स के जो देश हैं, क्वाड्स देशों में कुछ 8 देश है, 7-8 देश है। क्वाड्स देशों ने एक साथ मिलकर कलेक्टिवली युद्धाभ्यास करने का मतलब लड़ाई करने के जिस तरह से लड़ाई की जाती है उसकी रिहर्सल की प्रैक्टिस करना साथ में मन बनाया है, जिसमें भारत के अलावा जापान और अमेरिका ने सहमति दी है। तो क्वाड्स देश जो है वो साथ में अब मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे। युद्धाभ्यास मतलब जंग में जिस तरह से लड़ाई की जाती है उसकी रिहर्सल करेंगे, जिसको देखकर चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है, चीन बुरी तरह परेशान है और चीन जो है बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। चीन हैरान है, परेशान है कि किस तरह से क्वाड्स देशों में, और शायद ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि क्वाड्स देशों में से चीन को हटाया जा सकता है। चीन का जिस तरह से अड़ियल रवैया है, क्वाड्स देशों के पूरे टीम में से चीन को हटाया भी जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। खैर ये तो बात की बात होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीन से सभी लोग परेशान हैं, हताश है, निराश है और चीन जो है लगातार क्वाड्स देशों की आंख में चुभ रहा है, क्योंकि क्वाड्स देशों में जितने देश है सब पर सबसे ऑलमोस्ट चीन पंगे ले चुका है। तो खैर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सिर्फ भूटान और नेपाल ही अभी जो सिर्फ चीन को समर्थन दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है, आगे आगे समझ में आएगा कि किस तरह से चीन जो है पूरी हमारी बिरादरी से आउट करने का प्लान चीन को बनाया गया है। उसके बाद फिजी के नेशनल डे पे क्या हुआ? फिजी के नेशनल डे पे चीनी राजदूत और ताइवान के राजदूत दोनों की झड़प हो गई, जिसमें ताइवान के राजदूत जो है एम्बेसडर जो हमारे यहाँ पर भी दिल्ली में बैठे होंगे चीनी एम्बेसडर, तो ताइवान के राजदूत को चोट लग गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है इंटरनेशनल लेवल पे कि ताइवान के राजदूत को चीनी राजदूत के साथ झड़प में जो है एक कार्यक्रम में जहाँ पर नेशनल डे का इवेंट चल रहा था, नेशनल डे के इवेंट पर दोनों के बीच झड़प हुई और फिर ताइवान के राजदूत को जो है झड़प में इंजुरीज हुई है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो होती है, जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं 3 नवंबर को। प्रेसिडेंशियल
डिबेट में अमेरिका में ऐसा होता है, जो दो कैंडिडेट होते हैं जो राष्ट्रपति के बनने की दावेदारी ठोकते हैं, या जो दो प्रतिद्वंदी है राष्ट्रपति बनने के होड़ में, उनके ऊपर एक डिबेट होता है। एक तो म्यूट बटन का जो है इंतज़ाम जो किया गया था उसमें मंजूरी मिल गई है कोर्ट की तरफ से कि अब जब प्रेसिडेंट उम्मीदवार जो है प्रेसिडेंट प्रत्याशी ट्रम्प साहब, हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब और जो बाइडन साहब दोनों जब डिबेट में उतरेंगे तो दोनों के बीच में एक म्यूट बटन रहेगा। जब बताया जाता है कि लास्ट टाइम ट्रम्प साहब ने बहुत ज़्यादा हाइपर होके काम किया, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेशन में अपने बारे में बात की और बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट थे वो अपने कामों को लेकर, और बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन थे, और जो बाइडन को लगातार उकसाते रहे और बहस करते रहे और शट अप बोल दिया और इडियट बोल दिया। तो इस बार अगर ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प करते हैं, या डोनाल्ड ट्रम्प के ऐसे करने पे जो बाइडन अगर उनको सेम तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं, उस तरह से रिएक्ट करते हैं उनकी बातों पे, तो म्यूट बटन का अरेंजमेंट कर दिया गया है डिबेट में। खैर कितनी अच्छी प्रथा है, काश हमारे यहाँ भी इस तरह की प्रैक्टिसेस हो, हमारे यहाँ भी इस तरह के ट्रेडिशंस हो जाए कि जो दो बड़े प्रतिद्वंदी हैं उनके बीच में डिबेट्स हो। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मोदी जी जीत जाएंगे, क्योंकि मोदी जी हमारे यहाँ भाषण देने की या डिबेट करने की जो महारत है बीजेपी और मोदी जी के पास में एकदम भर भर के है। तो मुझे लगता है हमारे मोदी जी ज़रूर जीत जाएंगे। ऐसे हमारे यहाँ पर भी पीएम कैंडिडेट्स के लिए इस तरह के डिबेट्स होने चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर भी पीएम बनने वाले कैंडिडेट को हम लोग इस तरह की डिबेट में खड़े करें, दो कैंडिडेट जो पीएम बन सकते हैं, एक कांग्रेस की तरफ से एक बीजेपी की तरफ से, और बढ़िया डिबेट हो रही है, बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, और फिर एक शट अप बोल रहा है, एक इडियट बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है। उनके यहाँ पर नेशनल टीवी पे चलता है। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है हमारे यहाँ पर अमेरिका में, जो हमारे यहाँ पर नहीं है डेमोक्रेसी की खूबसूरती, माफ़ कीजिएगा। तो जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है उसको दिखाता है, और डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। हमारे यहाँ पे सरकार तो विपक्ष को कचरा समझती है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको सरकार और सरकार के मंत्री तो छोड़ दीजिए, आपको आपका पड़ोसी ही बोलेगा कि अरे आप कैसे नेगेटिव इंसान हैं, आप सवाल पूछते हैं, आप कैसे नेगेटिव इंसान हैं, आप मोदी जी के बारे में उंगली उठाते हैं, आप कैसे नेगेटिव इंसान हैं, बीजेपी को गलत कैसे कह सकते हैं, आपको तो भक्त होना चाहिए। मतलब इस तरह की बातें हमारे देश में चलती। सोचिए हमारे देश की जनता के माइंडसेट में और एटीट्यूड में और अमेरिका के लोगों के माइंडसेट में, उनके एटीट्यूड में कितना ज़मीन और आसमान का अंतर है। मतलब वहाँ पर कितने ज़्यादा लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल और एक तरीके से एजुकेटेड और लोकतंत्र को लेकर वेल इन्फॉर्म्ड लोग वहाँ पर है हमारे यहाँ बजाय भारत के। मतलब भारत की जनता के कंपैरिजन में अमेरिका की जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है और अपने राइट्स को अच्छी तरह से जानती है हमारे यहाँ पर, जबकि हम अपने राइट्स को नहीं जानते। हमारे यहाँ बारिश होने के बाद में अगर नल में गंदा पानी आता है तो हम सोचते गंदा पानी पीना हमारा सर्वधर्म है और हमारा गंदा पानी पीना ही हमारी नसीब में लिखा हुआ है, इसलिए हम गंदा पानी पी रहे हैं। अगर हमारी सरकार रोड नहीं बना रही और कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम सोचते हैं अरे रोड, पता नहीं लोग इतने तेज़ गाड़ी चलाते हैं, रोड में गड्ढे हो जाते हैं रोडों में और हमें गिरना पड़ता है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। अगर हमारे यहाँ पर हमारा पासपोर्ट लेट हो जाता है, हमारे यहाँ पर हमारे एग्जाम्स लेट हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो होना ही था, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जो रोज़ छोटी मोटी चीज़ों पे 2-2, 5-5 रुपए का टैक्स देते हैं सरकार को, जो बड़े बड़े आइटम्स खरीदने पर हम इतना लंबे चौड़े टैक्सेस देते हैं सरकार को, 20-20% के टैक्सेस देते हैं, और जो हम साल के अंत में अगर हम कमा रहे हैं, अगर हम अच्छे खासी हमारी आमदनी है और हम सरकार को जो टैक्स दे रहे हैं और सरकार जो उस टैक्स से अपने आप पर खर्चा कर रही है, हम पे खर्चा नहीं कर रही है, तो हम ये पूछना भूल जाते हैं कि हमारे नलों में साफ पानी क्यों नहीं है, हमारी सड़कों में गड्ढे क्यों हैं, हमारे हर जगह हाल क्यों बेहाल है, और हमारी बेहाली के लिए हम सरकार को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते। ये हम लोगों का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। सबसे ज़्यादा सवाल पूछने पर प्रॉब्लम है। बहुत सारे बीजेपी के जो भक्त हैं उनको सवाल पूछने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनको लगता है बीजेपी जो है वो राजा है और पूरी जनता जो है प्रजा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जनता जो है सुपर किंग होती है, जनता ही किसी को राजा बनाती है, जनता ही किसी को रंक बनाती है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। इस पर तो जितनी बात की जाए उतनी कम है, और मैं अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारी बातें इस तरह की कर चुकी हूँ। अब मेरे पिछले वीडियोस अगर उठा के देखेंगे आप, मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें सारे पुराने वीडियोस, अभी भी बहुत सारे वीडियोस डल रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो आपको
सारे वीडियोस जैसे ही डलते हैं वैसे ही फ़ौरन आपके पास पहुंच जाएंगी नोटिफिकेशंस, और आप वीडियोस को देखिए और शेयर करना मत भूलिए। मैं लगातार आपको बोल रही हूँ, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाँ, समाज की और देश की भलाई ज़रूर हो सकती है। तो वीडियो शेयर करने में नहीं बिगड़ता, 1 सेकंड का वक्त लगता है। वीडियो शेयर करना आप ज़रूर याद रखिए, वीडियो शेयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके लिए तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये जो मेहनत वीडियोस बनाने के पीछे लगती है, जितनी मेहनत आप लोगों तक बात को एक सच्चाई से पहुंचाने के लिए लगती है, वो मेहनत सफल हो सके, और हम फिर से मैं कहूँगी कि एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके, और मेरी बातचीत जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वो भी इस बातचीत का हिस्सा बने। जब मैं लाइव आती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लाइव आती हूँ, एक दिन छोड़ के लगातार मैं शाम के समय लाइव आ रही हूँ, कभी 9 बजे कभी 10 बजे, तो लगातार मैं लाइव आ रही हूँ। मुझे पता है मैं कभी कभी लेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं, वो जो बहुत ही खुशी की बात है कि आप उसके बावजूद भी आपने फेसबुक पे इतने ज़्यादा शेयर्स किए हुए हैं वीडियोस की, मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं कि हमारे देश में 5G नेटवर्क को स्थापित करने के लिए, रोल आउट करने के लिए 5G को हमारे देश में 2,30,000 करोड़ का बजट सामने आया है। मतलब हमारे देश में अगर 5G स्थापित करना है तो 2,30,000 करोड़ हमें लगेंगे, और उसमें भी अगर 5G में 2,30,000 करोड़ लगेंगे हमारे देश में 5G को रोल आउट करने के लिए, तो 2,30,000 करोड़ के साथ साथ में 84,000 करोड़ हमको उसकी 100 मेगाहर्ट्ज मिड बैंक स्पेक्ट्रम स्पीड के लिए लगेगा, जिसमें 100 मेगाहर्ट्ज मिड बैंक स्पेक्ट्रम स्पीड हमें मिलेगी। तो उसके लिए हमें 84,000 अलग से और चाहिए होंगे। तो मतलब टोटल मिला के 2,30,000 करोड़ और 84,000 एक्स्ट्रा, मतलब करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास, 3,40,000 करोड़ के आसपास तकरीबन, नहीं सॉरी 3 लाख, हाँ 3 लाख से ज़्यादा हो रहा है, 3.5 लाख के करीब बजट आएगा, 3.5 लाख करोड़ का ये बजट है 5G अगर रोल आउट हमारे देश में करना है। तो ये बजट सामने आया है। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा, हमारा जगन प्रकाश नड्डा जो है, हम जगन प्रसाद नड्डा सॉरी, जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में CAA लाने की बात की। जैसे दिल्ली में CAA लाया गया, तो इस पर वहाँ पर जो TMC की सरकार है, ममता बनर्जी, तो उनकी एक MLA है, उनका नाम मेरे ख्याल से महुआ है। महुआ जी ने कहा है कि अगर अमित शाह CAA लाएंगे उससे पहले ही इनको दरवाज़ा दिखा दिया जाएगा, मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बताया जाता है ममता बनर्जी जो TMC की नेता है, TMC की मुख्यमंत्री है, उनको मात देना इतना आसान नहीं है, इसलिए बीजेपी जो है इस बार नवरात्र को चुनावी मैदान में तब्दील करने जा रही है। जो नवरात्रा में चुनावी मैदान बनेगा तब से लेकर तो 6 महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, और इस बार बीजेपी ने कमर कस ली है पश्चिम बंगाल को हथियाने की। और जो नवरात्रा में जब दुर्गा पूजा होगी अभी 4-5 दिनों के बाद में, तो अमित शाह से लेके सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता एड्रेस करेंगे पश्चिम बंगाल की जनता को, और पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एड्रेसिंग करके पश्चिम बंगाल की जनता को अपना बना लेगी। अमित शाह और मोदी की ये जो जुगलबंदी है और जो ये जोड़ी है, ये अपना बनाने के लिए कामयाब हो जाएगी, ऐसा दावा बीजेपी ठोक रही है। और जिस पर जेपी नड्डा ने कहा कि, जगन प्रसाद नड्डा ने कहा कि हम तो अपना परचम लहरा के दिखाएंगे और CAA ला के दिखाएंगे, और अब TMC सांसद ने उसका करारा जवाब दिया है। महुआ करके लेडी है, इन्होंने कहा है कि इसके पहले कि जेपी नड्डा यहाँ पे कुछ भी ये फालतूगिरी करे CAA लाने की, हमें पता है हमारे देश का पर कैपिटा इनकम जो है GDP में, जहाँ से हम लोग हमारे ला रहे थे CAA में, जहाँ से लोग हम लेकर आ रहे थे हमारे देश में रहने के लिए, वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं उन देशों में। तो CAA लाने के पहले महुआ जो लेडी है TMC की, उन्होंने कहा है कि इनको गेट आउट कर देंगे बीजेपी वालों से। तो खैर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प माहौल है सब जगह चुनाव का। मैं लगातार आपको वीडियोस दे रही हूँ चुनावी अपडेट्स के बारे में, और काफ़ी दिल को लुभाने वाली जो है नोकझोंक होती है, और काफ़ी अच्छे लेवल का हेल्दी कंपटीशन इस बार सभी जगह नज़र आ रहा है, चाहे वो MP हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, या चाहे बिहार हो।
मध्य प्रदेश, सब जगह इस तरह की बातें देखने के लिए, चाहे उड़ीसा हो, इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है देखते हुए। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र कभी जिंदा हो चाहे ना हो, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से लोकतंत्र ज़रूर जिंदा नज़र आता है हमारे देश में। बाकी टाइम क्या होता है पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जो है 2 नवंबर से खुल जाएंगे और अनलॉक 5 के चलते ये खुल रहे हैं, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय। और कोरोना की सारी गाइडलाइंस, जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाएगा। अभी सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं खोली जा रही है। कोरोना लॉकडाउन 5 सिर्फ 9वीं से लेकर 5वीं तक के बच्चे ही जो कि हायर एजुकेशन में बताए जाते हैं उनको ही स्कूल जाने की ज़रूरत है अभी। ऐसा अनाउंसमेंट आया हुआ है। उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने उत्तराखंड में बताते हैं अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, तो उत्तराखंड में उत्पादित वस्तुओं के लिए बिक्री और मुनाफे का लक्ष्य निर्धारण करने के लिए जो भी वहाँ पर उत्पाद बनते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ बनकर तैयार होती है उत्तराखंड में, उनके जो बिक्री और उत्तराखंड के जो मुनाफे के लिए बिक्री और मुनाफे के लक्ष्य निर्धारण के लिए उन्होंने एक अम्ब्रेला ब्रांड ग्रोथ सेंटर बनाया है। अम्ब्रेला ब्रांड ग्रोथ सेंटर का मतलब कि सारा ब्रांड जो है अंडर वन ब्रांड के आएगा और इस ग्रोथ सेंटर में, अम्ब्रेला ब्रांड ग्रोथ सेंटर में ध्यान रखा जाएगा कि इतना प्रोडक्शन होगा, इतनी बिक्री होगी और इतना मुनाफा कमाना है, जो उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। शायद ये एक बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है एक बार उत्तराखंड को जरूर विशेष अधिकार दिलाकर रहेंगे। एक बार तो बात हो रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत की, इस बार जो उत्तराखंड को विशेष राज्य का अधिकार दिलाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हम बिहार का हाल देखते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव बिहार को विशेष अधिकार दिलाने में लगे हुए हैं। कल तेजस्वी यादव ने अपनी रैली में कहा है कि बिहार को विशेष अधिकार नहीं मिला, विशेष राज्य का अधिकार नहीं मिला है क्योंकि नीतीश कुमार के पास में कुछ भी काम करने को है नहीं और कुछ काम बताने को भी नहीं था। नीतीश कुमार सिर्फ लोगों की बुराई कर ही अपने 5 साल बर्बाद कर दिए हैं नीतीश कुमार ने। लेकिन जब हम आएंगे तो हम विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलाकर रहेंगे। तो एक तरफ तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो उत्तराखंड को विशेष अधिकार दिला रहे हैं, विशेष राज्य का अधिकार दिला रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो बिहार को विशेष राज्य का अधिकार दिला रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है अपनी चालाकियों से और अपनी होशियारी से बाज नहीं आ रही है। अपने चुन के जो है दांव बीजेपी खेलने में लगी रहती है और बीजेपी अपने दांव खेलने से कभी बाज नहीं आती है, हम सब जानते हैं। और इसीलिए तो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, हमारे देश की सबसे अमीर पार्टी, हमारे देश की तो सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे देश के अलावा हम बीजेपी जो है शायद विश्व की सबसे अमीर पार्टी अब हो गई है। और बीजेपी के जो कनेक्शन है विश्व के अमीर देशों में से, विश्व के अमीर घरानों में से, अमीर उद्योगपतियों में से कुछ लोगों से है। एशिया के सबसे अमीर इंसानों से बीजेपी के कॉन्टैक्ट्स है, अमीर घरानों से बीजेपी के कॉन्टैक्ट्स है, ये हम सब लोग जानते हैं, ये किसी से भी कहीं भी छिपा हुआ नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं जो 221 दिन के बाद में जो नज़रबंदी से आज़ाद हुए। उन्होंने ये भी कहा पिछले हफ्ते जब गुपकार घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया, गुपकार घोषणा पत्र में जिसमें पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला भी इसमें थे, जिन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाकर कश्मीर में 370 बहाल करने की बात की और कश्मीरियों को उनके अधिकार दिलाने की बात की, क्योंकि कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और कश्मीर के लोग हताश है, परेशान है, निराश है कि वो अपने अधिकार कहाँ से वापस लाएंगे, वो अपने अधिकारों को कैसे रिज्यूम करेंगे, कैसे उनकी ज़िंदगी पटरी पर आएगी वापस, किस तरह उनको कब तक यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, कब तक उनके बच्चे ऐसे अनपढ़ घरों में बैठे रहेंगे। इसके लिए उन्होंने गुपकार घोषणा पत्र जो पिछले हफ्ते थे उस पर फारूक अब्दुल्ला जी ने भी साइन किए थे गुपकार घोषणा पत्र पे, और फारूक अब्दुल्ला जी को बीजेपी की तरफ से करारा झटका लग गया है, बुरी तरह से झटका लग गया है फारूक अब्दुल्ला जी को, जिन्होंने ये बताया था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी सरकार हमेशा नहीं होती है। ऐसा जैसे ही उन्होंने बयान दिया फारूक अब्दुल्ला जी पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी का शिकंजा कस गया है। मतलब 42 साल के
फारूक अब्दुल्ला 42 साल की उम्र के फारूक अब्दुल्ला पर ईडी का ज़बरदस्त शिकंजा कस गया है और ईडी ने फारूक अब्दुल्ला की 43 करोड़ 70,000 रुपए 43,70,000 रुपए के गबन की बात ईडी ने सामने की है। ईडी ने जो है इसकी जांच शुरू कर दी है इस गबन की कि कहाँ पे, मतलब लगभग 44 करोड़ के आसपास की बात समझ लो आप। 44 करोड़ मोटा मोटी लेके चलिए आप। 44 करोड़ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, मोटा मोटी मतलब आई डोंट वांट टू इंक्रीज द फिगर। तो ये जो मोटा मोटी लेके चलिए, मतलब जैसे इन्होंने 8 साल पुराने सिंचाई वाले मामले में अजीत पवार जी को भी घेरा था, महाराष्ट्र के एनसीबी के नेता जो उनको भी घेरा था, उसी तरह से अब ये जो है फारूक अब्दुल्ला जो है 42 साल के नेता अब बीजेपी की दांव में फंस चुके हैं। अब इनका जो है कार्रवाई इनके ऊपर चल रही है, लेकिन गुपकार घोषणा पत्र के पर साइन करने के ही हफ्ते में ईडी ने ऐसा किया। ईडी खैर हमारे देश में ये सब करने के लिए जानी जाती है, लेकिन जैसे ही गुपकार घोषणा पत्र पर साइन हो रहे हैं वैसे ही ईडी इस काम में लग गई है, जो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है, लेकिन हुआ है। और मोदी सरकार जो है वो लगातार विपक्ष को कमज़ोर बनाती नज़र आ रही है। अगर कोई आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ, अगर कोई सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो मोदी सरकार उसको कमज़ोर और बीमार बनाने की बात कर देती है। उस पक्ष को, उस सत्ता को, उस पार्टी को या उस तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, चाहे विपक्ष हो चाहे जो हो, उसको बीमार और कमज़ोर करने का बीड़ा जो है बीजेपी सरकार पूरी तरह से उठा लेती है, जो इस बार भी फारूक अब्दुल्ला पर बीजेपी सरकार ने निशाना कसा है। और बीजेपी सरकार लगातार इस तरह के मामलों में लोगों को फंसाती आई है, जिस पर सोनिया गांधी ने आज कह दिया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत का लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर में गुजर रहा है। जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला जी, अजीत पवार जी, सब नेता जो है लगातार ईडी के शिकंजे में आ रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जिस तरह से महाराष्ट्र में ड्रग स्कैंडल हो रहा है, जिस तरह बॉलीवुड वाले सामाजिक कार्यकर्ता है, जो चंद्रशेखर आज़ाद हम जिनकी बात करते हैं, यूपी के जो भीम आर्मी के नेता है, उन पर भी इस तरह की काफ़ी मुसीबतें आती रहती है, उल्टे पुल्टे आरोप उन पर भी लगते रहते, चंद्रशेखर साहब पर भी। तो बताया जाता है कि बीजेपी किसी को बख्शती नहीं है, बीजेपी अपना दांव सही समय पे खेल जाती है। एक तरफ तो बैठ के अमित शाह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, लंबे चौड़े इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह से नेताओं के साथ में बदसलूकी की जा रही है, इस तरह से नेताओं को जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके पीछे लगा दिया जाता है, किसी के पीछे सीबीआई लगा दिया जाता है। तो इस तरह से होता रहता है, इनकम टैक्स लगा दिया जाता है, लोगों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा दिया जाता है। तो सोनिया गांधी ने बताया है कि देश की जनता के जो अधिकार है वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। पार्टियों की तो बात छोड़ दीजिए, गरीबों की बात तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन देश की जनता को भी उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे। विपक्ष की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। सोनिया गांधी ने कहा कि देश की जनता को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, देश की जनता जो है वो मुसीबत में है, और देश की जनता के जो अधिकार है वो मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में चले गए, मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में देश की जनता के अधिकार पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया है कि देश की जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, और जो है देश की जनता को जागरूक होकर गरीब, दलित, कृषक, मजदूर, इनके खिलाफ जो लगातार अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है देश की जनता को। और लगातार सोनिया गांधी जो है देश की जनता को जागरूक करती रही है, जिस तरह से वीडियो जारी कर करके और अपने बयान जारी कर करके। राहुल गांधी भी लगातार देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं, कभी IMF के आंकड़े जारी कर देते हैं, कभी वीडियो जारी कर देते हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के पुराने भाषण जारी कर देते हैं, और बहुत सारी अलग अलग तरह की बातचीत करके, कभी इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग जारी कर देते हैं और ट्वीट कर देते हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार मोदी जी पर निशाना साध रही है, बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। और मैं आपको बता दूं कि बात सही भी है कि हमारे देश की जनता के अधिकार जो उनको नहीं मिल रहे हैं, और हमारे देश की जनता को जो है अत्याचार की शिकार है, और उसने अत्याचार को ही अपनी किस्मत मान लिया है, अत्याचार को ही देश की जनता ने जो अपना मुकद्दर मान लिया है एक तरह से। और बीजेपी सरकार ने जहां पर बहुमत पाया वहीं से बीजेपी सरकार जो है अपने एक से बढ़कर एक दांव खेलने से पीछे नहीं हटती, और अपनी मनमानी और अड़ियल रवैये से पीछे नहीं हटती है। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो का उद्देश्य किसी को समर्थन करना या असमर्थन करना नहीं है, किसी भी पार्टी को। यहाँ पर सिर्फ एक बातचीत हो रही है, एक
हम कह सकते हैं गेट टुगेदर, आप सब इसको समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने लाइव का माध्यम इस्तेमाल किया है ताकि आप भी आपकी बात सामने रख सकते हैं। यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है। हमारा उद्देश्य किसी भी पार्टी को समर्थन करना नहीं है, किसी भी व्यक्ति विशेष को समर्थन करना नहीं है। तो आप ये समझ जाइए कि हम ना तो किसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और ना ही किसी व्यक्ति विशेष को समर्थन करें, और ना ही हम किसी की भी निंदा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम किसी की निंदा नहीं करेंगे और हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। हमारा काम सिर्फ आपको एक सच्चाई बताना है और एक पर्दा दूर हटाना है, आपकी आंखों पे लगी हुई पट्टी को दूर हटाना है। खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि कृषि कानून के विरोध में जो है आंदोलन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि कानून जिसको लेके किसान चिंतित है, आतंकित है, आंदोलित है। अब मैं आपको बता दूं कि पंजाब में आंदोलन बहुत तेज़ हो गया है। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बताया था किस तरह से आंदोलन तेज़ हो गया है पंजाब में। मैंने आपको बताया था किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार सोच रहे हैं कि किसी ना किसी कानूनी विद या कानून के जानकार की मदद लेके हम इन कृषि बिलों में सुधार कर सकते हैं या नए प्रावधान हम ला सकते हैं। 2 दिन की विधानसभा सत्र में पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध में नया विधानसभा बिल पारित करने की बात सामने आ रही है। ऐसा ही राजस्थान में भी गहलोत सरकार कर रही है, जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं वो लोग सोनिया गांधी के सुझाव के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ जो है नए विधायक लेकर आ रहे हैं और नए प्रस्ताव पारित करने की मांग कर रहे हैं सरकार से भी। एक तरफ तो पंजाब में सब कुछ चल रहा है जिसमें अमरिंदर सिंह जो है वो कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम हमारे किसानों की मदद करना चाहते हैं। हमारा ऐसा करने का उद्देश्य राजनीति करना नहीं है या अपनी पार्टी को ऊंचा दिखाना नहीं है। ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उन्होंने बात की है। पंजाब की एकमात्र केंद्रीय मंत्री जो है थी हरसिमरत कौर, जो शिरोमणि अकाली दल से थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था इस बिल के पारित होते ही 22 तारीख को फौरन। 25 सितंबर को शायद उन्होंने दिया था। तो इस तरह से बातें चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेम चीज़ दिल्ली में भी हो रही है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने काले कपड़े पहनकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग उठाई है केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं दिल्ली राज्य सरकार में हस्तक्षेप रखती है। तो ये सारी बातें सामने निकल के आ रही है और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए अमरिंदर सिंह प्रयास कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि, और अशोक गहलोत साहब भी कह रहे हैं राजस्थान से, कि भूपेश बघेल साहब भी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, ये कह रहे हैं कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए ये काम करेंगे, किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाने की ये बात करेंगे, काम करेंगे उसके लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए बहुत आवश्यक है और जिसको हम नए विधायक पारित करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखेंगे और एक देश एक बाजार का जो मंत्र है वो ख़त्म करेंगे। किसानों को उनके मन मुताबिक काम करने का मौका दिया जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग नहीं होगी और ना ही उद्योगपतियों को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मौका दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ बिहार में चुनावी सरगर्मियाँ जो है वो पीक पर पहुंच चुकी है, जहां पर बताया जाता है कि चिराग पासवान के साथ साथ तेजस्वी यादव की भी एक दोहरी मार नीतीश कुमार जी को झेलनी पड़ रही है। तेजस्वी यादव जो RJD के पार्टी अध्यक्ष है और महागठबंधन के CM उम्मीदवार भी है, CM प्रत्याशी भी है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने चिराग पासवान पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। उस समय पर जब चिराग पासवान जी के पिताजी नहीं रहे, मतलब रामविलास पासवान की डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु के बाद चिराग पासवान को उनके पिता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, लेकिन नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं चिराग पासवान और मोदी जी के बीच में दूरियां करने वाली बात कहते आए हैं और चिराग पासवान और मोदी जी के बीच दूरियां बनाए रखने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं,
चिराग पासवान के लगातार तीखे तेवर जो है कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ में चिराग पासवान नहीं जाना चाहेंगे। फिर चिराग पासवान किसके साथ में जाना चाहेंगे इसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान बुरी तरह से परेशान है नीतीश कुमार जी से। उन्होंने ये भी हैशटैग असंभव नीतीश चलाया है। हैशटैग असंभव नीतीश में चिराग पासवान ने बताया है कि इस बार सत्ता में आना नीतीश कुमार जी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नीतीश कुमार जी इस बार सत्ता में नहीं आ सकते हैं। खैर, बताया जाता है कि चिराग पासवान जी ऐसा कह रहे हैं कि 15 सालों में नीतीश कुमार जी की सरकार के पास में कुछ काम करने को नहीं था, और 15 सालों की बातें करते हैं, उसके भी पहले पुराने 15 सालों की बात करते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने कोई काम नहीं। 15 सालों की तो छोड़िए, पिछले 5 सालों में भी इनकी कोई उपलब्धि नहीं रही है, और सिर्फ लोगों को खाना खिलाकर 1-2 किलो चावल खिलाकर ये लोग खुश रहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार में चुनावी समीकरण नए नए मोड़ हर दिन लेते रहते हैं, और आरजेडी ने अब जब एलजेपी के लिए सहानुभूति दिखाई है और नीतीश कुमार को दोहरी मार दी है, तो बताया जा रहा है कि ऐसा आरजेडी जो है और चिराग पासवान जो है वो पीके के कहने पे कर रहा है, मतलब प्रशांत किशोर के कहने पे कर रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर वही व्यक्ति है, वही पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो मोदी को 2014 में इलेक्शन जितवाने के लिए मोदी जी के साथ थे, माननीय मोदी जी के साथ थे, और 2015 में बिहार इलेक्शंस में भी ये एनडीए के साथ में काम कर रहे थे मिलके। लेकिन इस बार ना तो उनको एनडीए भाव दे रहा है, ना ही महागठबंधन में तेजस्वी यादव जिसमें है वो उनकी ज़्यादा मदद ले रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर जी ने आज बयानबाजी जारी की है, जिनकी राय को बहुत ही सुप्रीमली रखा जाता है नेताओं द्वारा, और उनकी बात को सुप्रीमली माना जाता है और गुड बुक्स में लिया जाता है नेताओं द्वारा। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो ममता बनर्जी के चुनावी मैनेजमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं, और ममता बनर्जी के चुनावी मैनेजमेंट में वो लगे हुए हैं, और ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 6 महीने बाद चुनाव है, तो ममता बनर्जी के लिए वो इस बार काम करेंगे। और जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता है अशरफ अंसारी, उन्होंने भी चिराग के तल्ख तेवरों के लिए और लगातार बिगड़ते तेवरों के लिए नीतीश कुमार के लिए उन्होंने बात करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन हाँ, बताया जाता है कि नीतीश को बिहार की बेहाली और बेबसी के लिए ज़रूर जिम्मेदार सब लोग ठहराते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, वो बिहार की बेहाली और बेबसी के लिए नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराता है। कहते हैं कि नीतीश बहुत ज़्यादा लालची है, इसीलिए वो बीजेपी के साथ में बने हुए हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और नीतीश हमेशा ही सत्ता के लालची है, कुर्सी के लिए लालची है, और इसीलिए उनको चिराग, और एक तरफ तो चिराग एलजेपी के चिराग है और दूसरी तरफ से तेजस्वी है आरजेडी के, दोनों की तरफ से तीखे तेवरों का और दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से चिराग पासवान किसी भी दांव को खेलने के लिए पीछे नहीं है, चाहे वो सहानुभूति का कार्ड हो, चाहे वो जनता का कार्ड हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल कार्ड हो, चाहे किसी भी तरह का मोदी के साथ में संबंधों का कार्ड हो, जिसमें उन्होंने मोदी का हनुमान खुद को बताया था और अपने नेताओं को वानर सेना बताया था। उन्होंने बताया था कि वो हनुमान है, और उनके जो सारे जो उनके विधायक, जो भी उनके कार्यकर्ता है, वो मोदी जी के प्रशंसक है, मोदी जी के साथ में हमेशा रहना चाहते हैं, मगर नीतीश कुमार के साथ नहीं रहना चाहते। उन्होंने बताया था कि पापा की जब तबीयत ख़राब थी तो सबसे ज़्यादा वो मोदी जी के करीब थे, मोदी जी ने उनकी बहुत मदद की है, और वो मोदी जी के एहसानों के तले दबे हुए। ऐसी कई तरह की बातें जो हैं चिराग अपने चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं आजकल इस तरह की बातें करके। लेकिन नीतीश कुमार को लेके उनके विचार दिन ब दिन जो है वो तीखे तेवरों में नज़र आ रहे हैं, कि जिस तरह के विचार वो नीतीश कुमार जी के लिए रख रहे हैं, उसी तरह के विचार अब तेजस्वी भी रख रहे हैं। और कुल मिलाकर इस बार नो सत्ता फॉर नीतीश कुमार। लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि सिर्फ चिराग और तेजस्वी ही ऐसा नहीं चाहते हैं, बीजेपी भी ऐसा चाहती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी का नीतीश कुमार के लिए नज़र आ रहा है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को भगाने के लिए, हटाने के लिए टारगेटेड तरीके से नीतीश कुमार द्वारा चिराग पासवान द्वारा कर रही है। और चिराग पासवान जो है वो बताया जा रहा है कि मोदी के सबसे ज़्यादा करीबी है। उन्होंने अमित शाह से मीटिंग भी की है, नेगोशिएशंस भी किए, जाकर मिले भी है।
देखने वाली बात होगी। खैर काफ़ी ज़्यादा रंगारंग प्रचार देखने को मिल रहा है बिहार में। और तेजस्वी यादव के कल गया में आप देख सकते थे कि कितना ज़्यादा भीड़ का उमड़ना जो है एक पॉजिटिव संकेत था और उनको मोटिवेशनल संकेत था। तेजस्वी यादव के लिए लगातार भीड़ ने उनको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और भीड़ उनके साथ है। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार द्वारा उन पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए गए, उन पर काफ़ी ज़्यादा जांच कमेटियां बिठाई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि तेजस्वी का फ्यूचर जो है इस बार ब्राइट होकर निकल सकता है। तेजस्वी की किस्मत जो है महागठबंधन की वजह से चमक सकती है और शायद तेजस्वी जिस तरह से युवाओं को रिझाने में सक्सेसफुल हो गए हैं, जिस तरह से युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने में तेजस्वी सक्सेस हो गए हैं, जिस तरह से युवाओं को अपना बनाने में तेजस्वी सक्सेसफुल हो गए हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर तेजस्वी युवाओं का दिल जीत कर उनके लिए जो है सीएम बन पाएंगे। और सीएम जो है इस बार सीएम की सीट पर जो राज्याभिषेक होगा वो तेजस्वी का होगा। खैर इसके बारे में मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। सभी नेता हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। बिहार में चिराग पासवान को भी एक बार ऑफर आ चुका है कि वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जो आरएलएसपी को ज्वाइन कर ले, लेकिन मोदी जी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे चिराग पासवान, इसलिए चिराग पासवान जो है मोदी जी को नाराज़ ना करने की वजह से जो है इंडिपेंडेंट ही अपना चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार से अलग होकर अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के लिए चिराग पासवान तैयार नहीं है। चिराग पासवान हमेशा ही मोदी के साथ में अपने संबंध बनाए रखना चाहते थे। खैर ये सारी बातें हो गई है और भी कल हम चर्चा करेंगे जब मैं लाइव आऊँगी। और आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से प्यार आपने हमारे फेसबुक को दिखाया, इतने ढेरों शेयर आपने किए हैं, उसी तरह का प्यार आप यूट्यूब पर भी बरसाइए। हमारा नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो डलता है फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप फ़ौरन वीडियोज़ को देख लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, ताकि हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सकें और हमारे बातचीत का सिलसिला इसी तरह से चलता रहे।